हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंड विद रिया। और टुडे हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। आज हम देखेंगे कि हाउ वी हैव टू राइट कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट टू पॉइंट। आज मैं समझाऊंगी पूरा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन एकदम नाइस वे में लिखते हैं ताकि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम्प्रिहेंशन। Sometimes students are required to answer a number of questions based on an unseen passage। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में आता है, पैसेज आपको दिया रहता है, तो उसको आपको उसी वक्त एग्जाम में रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना रहता है। नाउ दे कैन राइट गुड आंसर ओनली इफ दे फुल्ली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज हाउ यू मीन्स कैसे आप लोग पहचानोगे कि क्या है मतलब उसका क्वेश्चन का। So you have to know the meaning of the whole passage given in the paper. Clearly understand the question asked. Now you have to understand the question what is asked, means what the question meant for। कहना मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि आपसे क्या पूछ रहा है जो आपको आंसर देना है। So you have to understand the question, then only you can give the answer properly. Now know clearly what the exact answers to those questions are, and you have to know the exact answer when you will understand the question कि question क्या पूछ रहा है, so you can clearly give the exact answer of that question. Okay, so you have to give that answer, very exact answers to that question. So this is the three main points which you have to understand. Okay, no hard and fast rules can be laid out for the guidance of students doing this type of exercise. So कोई भी ऐसे हार्ड या फिर फास्ट रूल्स नहीं है जिससे आप लोग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सको। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, नाउ द फॉलोइंग हिंट्स विल हाउएवर बी यूजफुल। सो दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स और हिंट्स विच इज यूजफुल for comprehension. Now first one is, first read the given passage carefully 2 or 3 times. Now you have to read the passage very carefully 2 or 3 times. This is the main thing that you have to read 2-3 times, because sometimes जब हम लोग एक ही बार पढ़ते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब हम लोग समझते नहीं है, बट इन हरी हम लोग बस एक ही बार पढ़ते हैं और फिर एग्जाम मतलब जो समझ में आता है वो हम लोग आंसर दे देते हैं। बट यू हैव टू रीड इट वेरी थरोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। सो यू हैव टू रीड इट 2-3 टाइम्स। अगर आप 2-3 टाइम्स पढ़ते हो तो यू हैव टू मीन्स आप फिर क्वेश्चन समझने लगते हो और पैसेज समझने लगते हो। टिल यू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ द पैसेज, एज आई टोल्ड यू कि जब तक आप मीनिंग ना समझ जाओ तब तक यू हैव टू मतलब जब तक आप मीनिंग ना समझ पाओ तो अगर 2-3 टाइम पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज। Then read the questions one by one carefully. Then you have to read all the questions one by one very carefully and understand the meaning what is question, and find out whether you understand them clearly or not. And आपको सारे क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि you have to understand the meaning of the question. So जब आप केयरफुली रीड करोगे तो you will understand the meaning. Okay, now take the first question and find out to which part of the question passage it refers. Now when you will take first question, okay, now take the first question कि पहला जो क्वेश्चन होगा उसको लीजिए। उसके बाद फाइंड आउट कि कौन से पैसेज के पार्ट में वो क्वेश्चन का आंसर है, कौन से पैसेज के पार्ट में वो क्वेश्चन मतलब कहाँ से वो पूछा गया है। वो पैसेज के पार्ट देखना है कि वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे है ये चीज़ जो मेंशन है वो कहाँ पे है पैसेज में। Then take the other questions and find out the part of the question passage they refer to. Now take the other questions जो भी नीचे नीचे हैं और फिर you have to determine from which part it is there. Now write answers to the questions. Now you have to write the answers to the questions. जब आपको पता चल जाएगा कि किधर है ये पार्ट में, so it's easily give you the answer कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो हम लोग अच्छे से आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पे है तो इसका आंसर ये है, वैसा है। The answer should be clear and complete. They should be all in your own words. And this is the important one कि write answers to the question. उसके बाद फिर जब आपको पता चल जाएगा तो you have to write the answers. But क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जहाँ से होता है कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वहाँ से उठाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। You don't have to do that. आपको वो नहीं करना है बिकॉज एग्जामिनर कट कर देंगे मार्क्स को। आपको क्या करना है, आपको
जस्ट अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, क्लियर एंड कंप्लीट। अगर डायरेक्ट उठा के लिख देंगे ना तो मार्क्स कट हो सकते हैं। यहाँ पे गारंटी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट अगर उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, पहले हम लोगों को ओन वर्ड्स में लिखना है, क्लियर एंड कट। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। ओन वर्ड्स में लिखना ही है, बिकॉज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मार्क्स कट हो सकते हैं। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। रिवाइज योर आंसर्स, रिमूव ऑल मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन एक्सेट्रा। नाउ यू हैव टू रिवाइज योर आंसर्स, ओके। क्या करना है आपको, पूरे आंसर्स को रिवाइज करना है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं हरी में, टाइम फिनिश हो रहा है, ये तो जल्दी जल्दी लोग लिख देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते आंसर्स को। और जब आप लोग रिवाइज नहीं करते हो तो आप लोग को अपने जो एरर्स हैं वो समझ में नहीं आते हैं। सो यू हैव टू रिवाइज, ताकि आपको जो एरर्स हैं वो पता चले। और जब आपको एरर्स पता चलेंगे तो यू कैन करेक्ट देम। सो स्पेलिंग में, ग्रामर में, स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन में जिसमें भी प्रॉब्लम है फिर आप करेक्ट कर सकते हो। तो रिवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं, पूरा जो पेपर आपने सॉल्व किया, यू हैव टू रिवाइज देम, बिकॉज व्हेन यू विल रिवाइज यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू हैव डन मिस्टेक, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज हेडिंग और टाइटल। In this, if you are requested to give a title or heading to the passage, you can name it. So अगर heading या title देना है passage में, so you मतलब अगर required है, so you can give it, you can name it, okay. Now कब करना है, after the main character or object or incident mentioned in the passage। मतलब कि heading और title कैसे देना है कि जैसे मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर दे सकते हैं आप हेडिंग, कोई ऑब्जेक्ट है जो मेन चीज़ का है उसके ऊपर दे सकते हैं आप, और या फिर कोई इंसिडेंट है उसके ऊपर आप दे सकते हैं। जैसे पैसेज में दिया है वैसे ही अगर हेडिंग या टाइटल देना है तो यू कैन गिव। जैसे कि किसी चीज़, किसी इंसान के पास, किसी पर्सन के ऊपर पूरा पैसेज है तो यू कैन गिव हर और हिज नेम। और अगर कोई इंसिडेंट है तो इंसिडेंट के ऊपर कोई अच्छा नाम दे सकते हैं आप, या तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर मेन फोकस किया है पैराग्राफ में तो यू कैन गिव दैट नेम। एंड आफ्टर सेइंग, मैक्सिम और प्रोवर्ब इलस्ट्रेटेड बाय द पैसेज, मीन्स जो भी सेइंग है, जो भी प्रोवर्ब है, ऐसे भी आप दे सकते हैं कि जो भी मेन फोकस किया हो उसके ऊपर आप टाइटल या हेडिंग दे सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड और इफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस। कभी कभी वर्ड्स और फ्रेजेस के एक्सप्लेनेशन आते हैं। यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू रेंडर द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस। Very often the context helps you in this. Now sometimes in exam words या phrases की meaning पूछी जाती है पैसेज में से, कि पैसेज में से वर्ड्स और मीनिंग की पूछी जाती है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पैसेज में जो मतलब था वो आपको लिखना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन वेरी नाइसली सो दैट यू कैन गिव द मीनिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन आंसर द फॉलोइंग, ओके। नाउ see the example of this comprehension. The great advantage of early rising is that one can start one's work long before others. The early riser can complete a lot of work before others get out of their beds. In the early morning, the mind is fresh. There are no sounds or noises to distract our attention. The work done at this time is generally well done. One also finds time to take some exercise in the fresh morning air. Exercise supplies considerable energy that enables one to work hard till the evening. By beginning so early, one knows that she has plenty of time to do his work or her work thoroughly. She does not have to hurry over any part of his work. She gets to sleep long before midnight. At that time, sleep is most refreshing. After a sound night's rest, one rises early next morning in good health for the labor of a new day. Now here this is the passage given. Now you have to answer the following question given. Read the above passage carefully and answer the following question in your words. So this how your questions comes in exam कि टीचर कैसे बनाती हैं, ऐसे ही कॉम्प्रेशन आते हैं, पैसेज आता है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देते हैं। तो क्वेश्चन के ऐसी पैसेज दिया जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया वैसे एग्जाम में भी आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज के बारे में बताया है। सुबह मतलब कैसे अच्छे से उठते हैं, कैसे अच्छा मतलब सुबह उठना अच्छा होता है एक्सरसाइज के लिए, स्टडी के लिए, स्लीप के लिए, तो ये सब, और हरी भी नहीं करना पड़ता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज completely and then you have to answer the following question. So our first question is, what advantage does an early riser have
over other. So the early riser can do a substantial amount of work before other gets off bed. Now what advantage does an early riser have over others? So here, see, the early riser can complete a lot of work before other get out of their beds. So this is the part I told you. Find out the part from which the question came. So this is the part. Now you can write this part answer in your own word कि early riser can do a substantial amount of work before other gets out of bed. Second is, why would one take exercise in the morning and begin one's work so early? So answer is, morning exercise supplies one with considerable energy. If the man begins his work early, he has plenty of time at his disposal to do the work thoroughly. And you have to find where it is. See. Sorry. Here, exercise supplies considerable energy and enables her to work hard till the evening. By beginning so early, one knows that she has plenty of time to do his work thoroughly. So this is the part you have to answer the question. So एनर्जी एक्सरसाइज क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है और अपना काम हम थरोली कर सकते हैं. So this is the answer of this. So you have to find the part. Third question is, what are the uses of going to sleep long before midnight? So at that time sleep, here it is. At that time sleep, see this one. So at that time, answer is, you have to write in your own word. At that time sleep is most refreshing. If we go to bed early, we will be able to rise early the following morning in sound health to pursue the labor of a new day. Here also it's given, at that time sleep is most refreshing. After the sound night's rest, one rises early next morning in good health for the labor of a new day. So this is how you have to write. But see, the answers जो हैं वो डायरेक्ट पैसेज से उठा के नहीं लिखे हैं. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. दिस इज अ रूल. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. पैसेज से उठा के डायरेक्ट नहीं लिखना है. जैसे इधर देखिए आप कि ऊपर हम लोगों ने पार्ट ढूंढ लिया, यहाँ पे आंसर है, देन ओन वर्ड्स में है. एंड देन गिव द मीनिंग. नाउ आई टोल्ड यू कि कभी कभी मीनिंग या फिर फ्रेज आता है कि इसका मतलब क्या है पैसेज में. सो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑल्सो. सो गिव द मीनिंग एज यूज इन द पैसेज. फर्स्ट इज एडवांटेज. एडवांटेज दिया है तो फर्स्ट हमको देखना है कि वेयर इज एडवांटेज. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज. कभी कभी मीनिंग के दो मतलब होते हैं. सो दिस इज एडवांटेज. सी हियर इट इज एडवांटेज गिवन. सो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग. तो यहाँ पे एडवांटेज का मतलब है बेनिफिट की, वो हेल्प करता है, बेनिफिट करता है. सो एडवांटेज का मतलब यहाँ पे बेनिफिट है, तो यू हैव टू राइट हियर बेनिफिट. देन सेकंड वन इज एनेबल्स. नाउ फाइंड आउट वेयर इज एनेबल इन द पैसेज. सो हियर इट इज कि एनर्जी सप्लाइज कंसिडरेबल एनर्जी दैट हेल्प्स वन टू वर्क, दैट एनेबल्स वन टू वर्क हार्ड टिल द इवनिंग. सो एनेबल मतलब कि एक्सरसाइज गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्प सप्लाई करती है. एक्सरसाइज एनेबल्स कंसिडरेबल एनर्जी, और जो हेल्प करता है हमको वर्क करने में. सो हियर एनेबल्स मीन्स हेल्प करता है. सो हियर इट इज हेल्प. सी हियर इट इज हेल्प. नाउ थरोली. ओके, सो सी हियर वेयर इट इज थरोली. Here. So by beginning so early, one knows that she has plenty of time to do his work thoroughly. So यहाँ पे thoroughly मतलब है कि very nicely, बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपना काम. So यहाँ पे इसका मतलब thoroughly मतलब very well. So here it is given very well. So this is how you have to write all the comprehension, full comprehension as I told you. Keep in mind the important points which I told you. And if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.